नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और हमारे साथ हैं हमारे दो नियमित मेहमान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जिन्हें आप जानते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेकिन लगता है कि बिजली चली गई है। डॉक्टर साहब का जैसे ही परिचय देने का नंबर आया, लेकिन कुछ देर में आई जाएगी। और सिंह साहब को आप जानते हैं, प्रशांत सिंह जी, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं। देश के अंदर बहुत कम ऐसे चुनिंदा एक्सपर्ट हैं और इनके बराबर जानकारी रखते हैं। पॉलिटिकल मामलों पर भी इनकी बड़ी करीबी नजर रहती है और आज हम इनसे इन दोनों विषयों पर ही बात करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी का वैसा इतना बड़ा मामला नहीं है, मामला राजनीति की है, लेकिन क्योंकि इनके पास तमाम तरह की जानकारियां आती हैं और उन जानकारियों से हमारा तो फायदा होता ही है, क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ता है और आप कैपिटल हेडलाइंस देखने वालों का भी फायदा होता है, क्योंकि आपको भी घर बैठे बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल जाती हैं देश और दुनिया की, जो शायद मीडिया के दूसरे जो हिस्से हैं वहां से आपको नहीं मिल पाती हैं। चाहे वो अखबार है, चाहे टीवी चैनल्स हैं, या आजकल जो अल्टरनेटिव मीडिया हो गया है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। हम भी आपसे यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ते हैं। आपको जो जानकारी कहीं और नहीं मिलती है, सिंह साहब जब हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में होते हैं तो वो जानकारियां मिलती हैं। स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर साहब अभी मेरे ख्याल से पावर कट की वजह से दूर हो गए हैं, लेकिन वो भी जुड़ेंगे। और आज एक हम खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में, और उसका केंद्र दिल्ली चुनाव तो है ही। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव में दमदार जीत हासिल करके आई है। 2013 में भी उन्हें जीत मिली थी, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार ज्यादा लंबी नहीं चली थी। लेकिन जब 2015 में चुनाव हुए, तब आम आदमी पार्टी की एक आंधी आई जिसने बाकी सारे दलों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू और जादू की जो लहर थी उस पर सवार थी, लेकिन सिर्फ 3 सीटें, 70 में से दिल्ली की 3 सीटें ही हासिल कर पाई भारतीय जनता पार्टी। और 2020 में जो चुनाव हुए, कोविड के बीच में जब चुनाव हुए, उसका भी कोई नतीजा बहुत अलग नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जोर तो बहुत लगाया था 2015 की तरह 2020 में भी, लेकिन सीटें सिर्फ 3 से बढ़कर 8 हुई और आम आदमी पार्टी 67 से घटकर 63 पर पहुंची, लेकिन बहुत ही प्रचंड बहुमत से 62 सीटें, माफ कीजिएगा, 2020 में आम आदमी पार्टी को मिली। और कांग्रेस दोनों ही चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई, उनका खाता नहीं खुला। लेकिन आज मुख्य रूप से चुनाव की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अहम मुद्दा यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह से कोई वरदान है क्या? हम आज इसी विषय को समझेंगे। और वरदान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अमित शाह साहब, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, मुख्य रणनीतिकार हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके करिश्मे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी 2013 से टिकी हुई है। ये 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 12 साल से नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं देश के 2014 से, इन्हीं के करिश्मे और इन्हीं के कंधे पर यह पार्टी टिकी हुई है। और क्या अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली में चुनाव जीतकर फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या ये किसी तरीके से वरदान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के लिए? ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये भी आपको समझ लेना जरूरी है। और इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2022 के गुजरात चुनाव को देखना पड़ेगा। गुजरात चुनाव के नतीजे आपको याद ही होंगे। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने बंपर कामयाबी गुजरात में हासिल की, 156 सीटें जीती। और यह चुनाव उस दौर में हुआ था जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, कांग्रेस के मजबूत होने की बात की जा रही थी और हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी। लेकिन कांग्रेस का गुजरात में ये बहुत ही दयनीय प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन के पीछे भले 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था। और रोल कैसे था वो आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट मिले थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगभग कमोबेश गुजरात के अंदर है ही। वो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें 49 के करीब था, लगभग 2-2.5% वोट मिला, बढ़ा था।
लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर अगर आप देखें तो 27.3%, और आम आदमी पार्टी का जो नीले रंग में आपको नजर आ रहा है 12.9%, यानी 13% वोट आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव गुजरात में हासिल किया। और इससे क्या स्थिति बनी, और ये तमाम लोगों का ये दावा था उस समय भी और आज भी है कि ये कांग्रेस के खाते में आया हुआ वोट था। वो कैसे था मैं अगले ग्राफिक से आपको समझाऊंगा, लेकिन स्थिति ये हुई कि कांग्रेस की जो सीटें 2017 में 77 थी वो घट के 17 पर आ गई। अगला ग्राफिक मैं आपको दिखाई देता हूं, ये आप देखिए, ये 2017 का जो चुनाव है उसकी स्थिति है। तब भारतीय जनता पार्टी 100 का नंबर हासिल नहीं कर पाई थी विधानसभा चुनाव में। बाद में उपचुनाव वगैरह जीतकर थोड़ा बहुत हेरफेर करके वो 100 के ऊपर गए थे, लेकिन जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पटेलों का आंदोलन वहां चल रहा था, आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस के पास बड़ा जोर था और कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी। और कांग्रेस का एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था, थोड़ा और जोर लगा देती, कई लोगों का मानना था कांग्रेस पार्टी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को, जो लंबे समय से गुजरात में एक दबदबा, एक छत्र दबदबा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको रोक भी सकती थी। लेकिन सरकार नहीं बन पाई। अगली बार आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई और यहां वोटिंग परसेंटेज भी देख सकते हैं, कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। और अभी मैंने आपको जो इससे पहले का ग्राफिक दिखाया उसको अगर आप देखेंगे तो वोट परसेंटेज वही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को अगर आप मिला दें तो लगभग 40% वोट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप देखें फर्क क्या हुआ 17 और 22 में कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने पहुंच गई। ये तो एक कहानी गुजरात की है, इसी से केवल आप उनको वरदान नहीं माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के लिए। एक बयान इनका आपको लोकसभा चुनाव के दौरान का याद होगा, जब इन्होंने जमानत पर रिहा होने के बाद, जेल से जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल साहब को, बाहर आए, चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए, और बाहर आते हुए जो उन्होंने सबसे पहला और सनसनीखेज बयान दिया था, वो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के लिए बयान था। और इनका यह दावा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना ली केंद्र में, तो सबसे पहला फैसला जो लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, वो होगा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना। ये बयान बहुत चर्चित हुआ था। और आप ये भी देखिए, नोट कीजिए, नोट करने की बात है कि योगी आदित्यनाथ साहब ने खुद इस मामले पर सफाई दी थी। भारतीय जनता पार्टी के और किसी बड़े नेता ने अरविंद केजरीवाल के बयान का खंडन नहीं किया था। और उत्तर प्रदेश में क्या असर हुआ था वो आपको पता ही है। इसका एक साइड में भी असर रहा था, और वो असर ये था कि इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाहर के नेता होने के बाद भी ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ साहब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपने दमखम पर नहीं है, अपनी पॉपुलरिटी पर नहीं है, अपने काम पर नहीं है, अपने संगठन के आधार पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की कृपा पर हैं। क्योंकि उस लोकसभा चुनाव के दौरान ही कई लोग नारा लगा रहे थे कि मोदी के बाद योगी, क्योंकि मोदी साहब प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फॉर्मूला बनाया है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, यानी रिटायर हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में ही 75 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, 2024 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान ही अमित शाह साहब ने यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं होंगे और 2029 का जो आम चुनाव होगा वो भी उन्हें आगे रखकर, यानी वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन अमित शाह साहब ने ये एक विखंडन किया। ये सबके जहन में है, सबके सामने बात है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। इसके अलावा हरियाणा में आम आदमी पार्टी, जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, जब कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीती, लेकिन जब वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी हरियाणा विधानसभा चुनाव के, तो उसने कई सीटों पर, कम से कम 8 से 10 सीटें, ऐसा दावा किया जाता है। और आपने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, और ये इन सीटों के नाम भी हैं कि किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मदद की आम आदमी पार्टी ने। मदद इस लिहाज से की कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। तो कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने का सपना देख रही थी हरियाणा में, वो 47 सीटों पर रुक गई और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया तीसरी बार। जबकि सबको याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सितंबर अक्टूबर की बात है, बहुत स्थिति खराब बताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, एंटी इनकम्बेंसी हावी थी,
किसी एग्जिट पोल या सर्वे ने यह दावा नहीं किया था कि हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल वरदान साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह साहब के लिए, क्योंकि इन दो बड़े नेताओं की ही साख दांव पर थी और हरियाणा से एक नई संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिली जो महाराष्ट्र में भी उनको जीत के रूप में दिखाई दी। अब दिल्ली का चुनाव आ गया है। दिल्ली में तो मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2015 से लगातार पिछड़ती रही है और दिल्ली, जैसा आप सभी जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के पास नहीं है, आधा अधूरा राज्य है, ज्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के पास है और अगर तीसरी बार भी जीत जाते हैं, पूर्ण बहुमत हासिल कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, तो भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की सेहत पर वैसा असर नहीं पड़ेगा जैसा हरियाणा की हार से पड़ता या महाराष्ट्र की हार से पड़ता। तो केजरीवाल ने इतनी घोषणाएं की हैं, अगर वो सरकार में आ भी गए तो वो सारी रेवड़ियां उनके गले का फांस बन जाएगी, उनके मुंह की मिठास दूर कर सकती है और अगर बीजेपी सरकार में आई तो वो सारा बोझ भी भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। और इस बीच एक बड़ी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली चुनाव में भी हो रही है कि इंडिया एक गठबंधन बना था, आपको पता ही है, लोकसभा चुनाव के अंदर, जिसमें कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल शामिल हुए हैं और उस गठबंधन के जितने प्रमुख दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस जिसकी लीडर ममता बनर्जी हैं, समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में कमाल किया, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी यूपी की बनी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी है और पार्टनर है कांग्रेस की, इन सभी दलों ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जो मौका होता है कि कांग्रेस की एकता को तोड़े, दूर करे, वो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे क्या होंगे हमें पता नहीं, शायद अभी किसी को भी जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन यहां भी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रहे हैं अमित शाह साहब के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ऐसा सवाल कई लोग और ऐसा दावा कई लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या वरदान है या नहीं है या विरोधी है, किस तरह से आप उनको देख रहे हैं? अभी तक तो निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा के लिए वरदान ही साबित हुआ है, क्योंकि ठीक है कि भाजपा की जो दिल्ली में हार हुई वो आम आदमी पार्टी छीन ले गई एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस ने वहां लगातार 15 साल राज किया था और भाजपा का बारी था, क्योंकि वहां मोटा मोटी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही लड़ाई रहती थी, तो इस हिसाब से भाजपा की बारी थी, लेकिन उसको छीन ले गए आम आदमी पार्टी वाले अचानक 2013 में, और तब से लगातार उन्हीं की चल रही है वहां। तो इस संदर्भ में तो घाटा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन बाकी प्रदेशों में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है, वोट कटवा का काम किया है कांग्रेस के ख्याल से सोचे तो, और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि चुनाव का तो घोषणा हो ही गया है, फरवरी में चुनाव होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन जो मुख्य बात है ये है कि इस बार भाजपा भी बेहद आक्रामक है, क्योंकि लंबे समय के बाद भाजपा को लग रहा है कि केजरीवाल का ग्राफ गिरा है। अब कितना गिरा है ये तो वोट में जो रिजल्ट आएगा वो तय होगा, उससे पता चलेगा, लेकिन ऐसा भाजपा को लग रहा है कि ग्राफ गिरा है। तो उस हिसाब से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी मैदान में उतर गया है और मोदी जी खुद अपनी रैलियों के माध्यम से शुरुआत कर चुके हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपको आपदा पार्टी बता दिया। तो इस तरह से चीजें हुई हैं। इसके अलावा इस बार आप देखें कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, खास करके संदीप दीक्षित और अजय माकन जैसे लोग, ये लोग भी बेहद आक्रामक हो गए हैं। तो इनका भी है कि इस बार वो चाहते हैं कि ये लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, इस कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है अभी तक बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल तटस्थ भाव से बहुत शांत बैठा हुआ है। उसे लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली में भी चुनाव है और चुनाव में उनकी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो निराशाजनक है। तीसरी चीज है कि आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि किला बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली किला उन्होंने दिल्ली में ही फतह किया था और बहुत कम समय में ऐसा देखा गया है कि असम में एक असम गण परिषद ने कुछ एक वर्षों के मेहनत से सत्ता पा ली थी, लेकिन कुछ एक वर्षों में खत्म भी हो गए थे। और दूसरा उदाहरण आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के रूप में एनटी रामाराव ने, तो उनका लंबा एक फिल्मी कैरियर था, एक लार्जर देन लाइफ उनका एक इमेज था और धार्मिक रोल में रहे थे फिल्मों में, तो उनका एक अपना एक व्यक्तित्व था जिसके आधार पर उन्होंने पहली बार पार्टी गठन की और चुनाव लड़ा और बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन केजरीवाल जैसा शख्स जो अन्ना हजारे के पीछे रहकर आंदोलन में आया और उस व्यक्ति ने मात्र 2-4 वर्षों में इतनी ख्याति अर्जित कर ली और इतनी राजनीतिक ताकत बना ली कि दिल्ली जैसे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और देश की राजधानी में अपना सरकार बनाने में सफल हो जाना, ये अपने आप में अद्भुत है। और उस किला को बचाने के लिए निश्चित रूप से केजरीवाल बहुत जोर लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। तमाम तरह की घोषणाएं, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना हो, और भी बहुत सारी चीजें करके इस किला को बचाना चाह रहे हैं। इसके पीछे उनका भी कुछ मजबूरी है। वो जानते हैं कि यहां गिरे तो पंजाब में भी गिर जाएंगे और फिर गिरा ढलान पर चले जाएंगे। और यहां इस बार निकाल लिए चुनाव तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो केजरीवाल का कद बढ़ेगा वो फिर आगे की ओर उनका रास्ता प्रशस्त करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा राजनीतिक जीवन में। जी जी सर, केजरीवाल का जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह कम फायदेमंद ज्यादा है, ऐसे इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैसे, दिख तो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन कैसे कहां कमजोर कड़ियां छोड़ी गई हैं जिससे केजरीवाल बीजेपी की बढ़त के बावजूद भी निर्णायक सीटें हासिल कर लें, इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब यहां मौजूद हैं और वैसे तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेकिन कई लोग इनको कांग्रेस का सिंपैथाइजर कहते हैं, तो डॉक्टर साहब से समझ लेते हैं कि डॉक्टर साहब की नजर में क्या है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के लिए वरदान है, विपक्ष के लिए वरदान है, दिल्ली के लोगों के लिए वरदान है, क्या है? आप कैसे इसको देखते हैं? अगर एक लाइन में कहा जाए बादशाह जी, तो ये बीजेपी के लिए वरदान है केजरीवाल जी। देखिए, इस देश में दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक प्रिंसिपल की पॉलिटिक्स होती है और एक पर्सनालिटी की पॉलिटिक्स होती है। एक तरफ कांग्रेस है जो सिद्धांत की राजनीति करता है और एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में देश भर में व्यक्ति विशेष की राजनीति होती है। तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में होगा, कौन से सिद्धांत पे होगा सो नहीं। और उसी के सारे रीजनल पार्टी के लोग भी हैं, जितने रीजनल पार्टियां हैं, कोई सिद्धांत पे नहीं है बल्कि व्यक्ति विशेष पर है। और वो जितने भी हैं, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस के विरोध में उपजे हुए हैं, तो नेचुरल एलाई हैं वो बीजेपी के और एनिमी हैं कांग्रेस के। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में बैठे हुए कुछ नेता लोग, कुछ लीडर लोग अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए कांग्रेस का जो सिद्धांत है उसको ताके पर रख देते हैं और निर्णय करवा देते हैं बीच बीच में, जो इन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देता है। केजरीवाल की जो पार्टी ही बनी है, केजरीवाल जो नेता ही बने हैं, कांग्रेस के विरोध से बने हैं, वो कांग्रेस के सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? और बीजेपी के साथ मिल करके बने हैं, अंततः वो बीजेपी के फायदे वाले ही हैं। और इसमें अगर किसी को संदेह है तो गलतफहमी में है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि देखिए, सचमुच में अभी भी
जितने जो मुद्दे उखड़ करके सामने आ रहे हैं केजरीवाल के द्वारा लाए जा रहे हैं, वो लाडली बेटी बहन योजना हो, उसका नकल हो या जो नकल हो, ये ग्रंथी को देना वेतन, पुजेरी को वेतन देना, इन सब चीजों को, कहां विकास की बात हो रही है, कहां रोजगार की बात हो रही है, ये कहीं शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ये वही उसी का स्वरूप थोड़ा सा इधर उधर बदल करके जो बीजेपी करती है। तो ये बीजेपी के लिए ही वरदान है, कांग्रेस के लिए नहीं। हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग अपने कुछ पद प्राप्त करने के लिए गलतफहमी में रहते हैं और कांग्रेस से गलत निर्णय करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये पिछले 6 महीनों में कांग्रेस नेतृत्व बड़ी सख्त हुआ है और अपने रास्ते पे जा रहा है, इसका मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार से लालू जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी होंगी। आज तेजस्वी यादव ने कहा है आज ही बक्सर में कि इंडिया गठबंधन है कहां, ये तो 2023 में सिर्फ पार्लियामेंट के लिए बना था, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। यानी वो लोग रास्ता अख्तियार कर रहा है और इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस शायद एकला चलेगा। देखिए, आपके चलते हरियाणा में उसका नतीजा महाराष्ट्र में पड़ा, उससे पहले गुजरात में आपने डाटा सब दिखाया, उसका कांग्रेस ने भुगता था और हरियाणा में भी कांग्रेस को हराने का सिर्फ काम किया। ये कहीं से कांग्रेस के पक्षधर लोग नहीं है, ये बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। पब्लिक को नहीं दिखना चाहिए, पब्लिक को दिखेगा तो जो कांग्रेस समर्थक हैं वो आपके साथ कैसे जाएंगे, वो आरजेडी के साथ कैसे जाएंगे या किसी और के साथ कैसे जाएंगे। भाई कम्युनिस्ट तक मनमोहन सिंह के रिजीम में जब परमाणु संधि होने वाली थी तो बीजेपी के साथ पार्लियामेंट में वोट किया था, अपोजिट में गया था। और जी डॉक्टर साहब, आपके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं और इतनी आपको जानकारी है कि आप एक ही कार्यक्रम में सब कुछ उड़ेल देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, सुनने वालों का निश्चित तौर पर ज्ञानवर्धन होता होगा। लेकिन हम ये समझना चाह रहे थे, और मेरा अपना मानना है, और जो सवाल लोगों ने मुझे पूछा उनके सवाल पर ही आज का हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका सवाल यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए केजरीवाल फायदेमंद नहीं है। कई नेता जिनका मैंने नाम लिया, क्योंकि अगर आज आप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में कौन हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, तो कई नाम पहले चला करते थे। जैसे आपने राजनाथ सिंह जी का नाम सुना होगा, जैसे आपने शिवराज सिंह चौहान का नाम सुना होगा, जैसे आपने नितिन गडकरी का नाम सुना होगा। लेकिन ये सारे दावेदार अब किनारे हो गए हैं, केवल एक नाम बच गया है, योगी आदित्यनाथ महाराज का। नाम कई और भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन पर ही सीधा प्रहार अरविंद केजरीवाल ने जब जमानत पर रिलीज हुए तब किया। सिंह साहब, डॉक्टर साहब से हम कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे, लेकिन आपसे मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका था, एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब तमाम आरोप भी हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर बनकर उभरे थे, अन्ना आंदोलन उन्होंने किया था। भ्रष्टाचार के आरोप ही हैं, हालांकि वो बताते हैं कि राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन आरोप से अभी वो दोषमुक्त नहीं हुए, जमानत पर बाहर हैं। तो वो जो कट्टर ईमानदार वाली बात वो भले ही करें, लेकिन वो छवि तो उनके साथ है नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें शायद जिस तरह से घेर सकती थी उस तरह घेरने की कोशिश नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवारों का ऐलान 70 सीटों पर काफी पहले कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक ही लिस्ट ला पाई है, दूसरी लिस्ट भी नहीं आई है, और जो लिस्ट आई है वो अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा को आप खड़ा करते हैं। जबकि कई लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अगर स्मृति ईरानी होती शायद अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल पड़ती। दूसरा, आप मुख्यमंत्री आतिशी के सामने खड़ा करते हैं रमेश बिधूड़ी को। टिकट का ऐलान होता ही अगले दिन ही वो आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, कई लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी जो नई सांसद बनी है उन्हें भी कई लोग पसंद कर रहे हैं। बिधूड़ी साहब अपनी तोप से इस तरह की बातें निकालते हैं, अपने मुंह को तोप बनाकर इस तरह की बातें निकालते हैं
कि उनकी पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आता, उनकी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, और जब मामला हाथ से बिगड़ता हुआ दिखता है तो अब ये चर्चा आज मीडिया में प्लांट की जा रही है कि नड्डा साहब बड़े नाराज हैं विदुड़ी से, उनकी टिकट कट सकती है या सीट बदल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के लोग पसंद करते हैं, लगातार 3 बार 7-7 सीटें उनको दी हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी कहां घेर रही है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश में नेतृत्व है ही नहीं, नेतृत्व विहीन है, कोई ऐसा सक्षम नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रवेश वर्मा को तो वो लोग नाहक वहां से खड़ा कर रहे हैं। हमको स्पष्ट लग रहा है, यदि मेरा पर्सनल आकलन पर आप विश्वास करें तो, कि वहां संदीप दीक्षित कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं बहुत ही आज के डेट में सक्षम है और बहुत ही मुखर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और इतना ही नहीं, वो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में जो ये हुआ था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो अलायंस हुआ था, और कांग्रेस पार्टी ने लगभग सरेंडर कर दिया था आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देकर खुद 3 सीटों पर लड़ी। तो ये चीजें, इन चीजों का विरोध भी किया था संदीप दीक्षित ने। और संदीप दीक्षित लगातार याद दिला रहे हैं कि शीला दीक्षित ने, जो इन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिल्ली में इतने सारे काम किए थे, फ्लाईओवर्स हो, रोड हो, हर देश पूरी दिल्ली में हरियाली हो, वृक्षारोपण हो, इन सब चीजों का गजब का श्रेय उनको मिलता है। और उनका लगातार इस आदमी ने 12 एसी का मुद्दा उठा उठाकर बदनाम करने का कोशिश किया। इस सब चीजों को बड़ा संजीदगी से, बड़ी गंभीरता से संदीप दीक्षित उठाते हैं। तो संदीप दीक्षित निश्चित रूप से उनकी व्यक्तिगत साख जनता के बीच में काफी अच्छी हुई है, काफी अच्छी ढंग से आगे बढ़ी है। अब इसमें यदि भाजपा ही डैमेज करेगी उनको तो केजरीवाल को इसका फायदा मिलेगा। एक चीज तो यहाँ ये आ जाती है। दूसरी चीज कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक दूसरे को यूज करने का कोशिश किया है। जैसे केजरीवाल का और अन्ना हजारे का जो टोटल आंदोलन था, उसमें आरएसएस और भाजपा के लोग ही ज्यादा उनका भीड़ बढ़ाते थे, वरना इन दोनों में इतनी कुबत नहीं थी कि दिल्ली जैसे जगह में अपनी भीड़ जुटा लेते इतनी बड़े पैमाने पर। तो वहां तो ये शायद लग रहा था कि भाजपा या संघ परिवार को कि इनको यूज करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाएंगे, जिसमें बनाने में वो सफल भी रहे। और उसी का नतीजा रहा, कुछ रामदेव बाबा के आंदोलन का नतीजा रहा कि भाजपा को बढ़त मिली 2014 के इलेक्शन में काफी अच्छे ढंग से। तो इन सब चीजों को, लेकिन बाद के दिनों में अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं भाजपा को जहां तहां यूज करने की। तो ये सब चीजें भी हैं, लेकिन एक चीज जो समझने की चीज है, भाजपा का जो एक राष्ट्रवादी चरित्र है और उस चरित्र में जो लोग की प्लेयर हैं, उनकी समझ है कि केजरीवाल इस देश की राजनीति के लिए ज्यादा खतरनाक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको शायद हम लोग सामान्य आदमी, लेमैन आदमी, हम लोग शायद न समझ पा रहे हो। इसलिए भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि केजरीवाल का इस देश में की राजनीति में उदय हो। आप देख लीजिए केजरीवाल की नौटंकी, केजरीवाल अंदर से क्या है और ऊपर से क्या है। हनुमान मंदिर जाते हैं, लेकिन है कहीं और से उनका लिंक है, और जिनसे उनका लिंक है वो सनातन धर्म को फूटी आंखों, सनातन संस्कृति को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। ये पुजारियों को, ग्रंथियों को सम्मान देने की बात, ये सब सिर्फ काल नेमी वाला चाल है। तो ये सारी चीजें हैं जो की प्लेयर हैं भाजपा में या इसमें संघ परिवार में, वो इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं सामने हैं, और उस स्थिति में आज भाजपा के लिए भी डू और डाई, करो या मरो की स्थिति है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद सबसे पहले दिल्ली के मैदान में उतरे हैं और काफी आक्रामक ढंग से। और इस बार वो नहीं चाहेंगे कि मौका चूकें, और हमको लगता है कि इसी के कारण इस बार का जो चुनाव होगा
वो काफी कड़ा संघर्ष वाला चुनाव होगा, नेक टू नेक फाइट होगा और पलड़ा चाहे जिसका भारी बैठे, लेकिन बहुत मामूली अंतर से रहेगा। जी जी, पिछले कई चुनावों से 2015-2020 में भी हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने यही दावा किया था। आपकी बातों में थोड़ा सा विरोधाभास रहा। एक बार आपने कहा कि अन्ना आंदोलन को बीजेपी ने पुश किया और कई लोग इसका दावा भी कर चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि बीजेपी मानती है कि ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बीजेपी इन्हें लगातार यूज करते हुए नजर आ रही है। और वरदान हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि एक तरीके से वरदान इसलिए है कि ये कांग्रेस को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, बीजेपी को शायद उतना डैमेज नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब में जहां इनकी सरकार है वहां बीजेपी का इतना से है नहीं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो मौजूदा परिस्थिति में जब अकाली दल बिल्कुल ढलान पर है, शायद कांग्रेस की वहां सरकार होती तो कांग्रेस मजबूत दिखती पूरे देश के अंदर। अगर गुजरात में केजरीवाल साहब ने कांग्रेस को डैमेज नहीं किया होता तो कांग्रेस वहां भी बेहतर नजर आती, 17 सीटों से बेहतर नजर आती। डॉक्टर साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपका लूंगा कि आपको क्या लग रहा है। सर ने तो बताया, सिंह साहब ने, और इनके पास जो जानकारियां आती हैं मैं मानता हूं कि बहुत पुष्ट जानकारियां आती हैं, और इन्होंने बता दिया कि कांटे का मुकाबला है, मुकाबला सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। आपको क्या लग रहा है, बिना कांग्रेस की तरफ बायस हुए? आप कहिएगा। बायस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने पिछली बार मतलब इसी चर्चे में जो पिछली बार आप बोल रहे थे तो आपने शुरुआती इस बात से की कि कांग्रेस सिद्धांतवादी पार्टी है, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये एक मजाक नजर आएगा, क्योंकि सिद्धांत और कांग्रेस बहुत पुरानी बात हो गई। हाल फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं कि सिद्धांत से कांग्रेस का कोई लेना देना है। और जहां तक ये है कि डिसीजन करा देते हैं तो लोग जानते हैं कि यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भी डिसीजन करने की क्षमता नहीं है। डिसीजन कहां से होते हैं कांग्रेस में सब जानते हैं। आप अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी और केजरीवाल जी की पार्टी एक दूसरे के सहयोगी है। बहुत छोटी सी स्टेट है, अर्ध स्टेट है दिल्ली में, ऊपर से कंप्लीट शासन जो है केंद्र सरकार का है, तो क्या फर्क पड़ता है? 7 एमपी मिल रहा है बीजेपी को और केजरीवाल जी है, मिलजुल करके चल रहा है। और पंजाब में ठीक आपने कहा, वहां तो कांग्रेस न घाटे में रही, फायदे में वहां है एक तरह से बीजेपी। कांग्रेस जितना कमजोर होगा बीजेपी उतना ही फायदा में होगा, और जरूरत पड़ने पर आपका एमपी भी बीजेपी के साथ रहेगा, 2 मिनट में बीजेपी के साथ रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलजुल करके शासन करना है, सत्ता में बरकरार रहना है, ये उपाय है। बीजेपी का काम हो गया 7 एमपी मिल करके। अब केजरीवाल कोशिश करेंगे बीजेपी कि केजरीवाल जी को, इसीलिए सीरियस लोगों को साथ रख करके लड़वाती नहीं है बीजेपी, ताकि केंद्र में मेरा होते रहे और केजरीवाल के माध्यम से, वो भी बी टीम है, उनको भी रहे शासन। भाई एलजी के माध्यम से शासन करना है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो शराब घोटाले को भी कांग्रेस ने निकाला, बीजेपी कोई घोटाला नहीं निकाली है। किसी में केजरीवाल जेल नहीं जा रहे हैं, जो कांग्रेस ने शराब घोटाला निकाला उसमें जेल जा रहे हैं। तो दुश्मन तो है कांग्रेस, दोनों का कॉमन है, इसलिए कंप्लीट साथ है बीजेपी और आपका, दिखाने के लिए पब्लिक के बीच में, ताकि कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो बटे, वो इधर उधर हो और इसका फायदा वो दोनों टीम को मिले। ये स्पष्ट रूप से मेरा मानना है, यही पॉलिटिक्स है। अब कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो कितना अपने समर्थकों को समझा पा रहे हैं कि हाँ किस तरह के पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कार्यक्रम जो है, मुद्दे जो है, एक स्कूल बने नहीं, एक यूनिवर्सिटी बने नहीं, एक कॉलेज बने नहीं, सब बना रहा है कि वही बनाए। डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा डिफर करूंगा। दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया है। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इनकी बात सुनते हैं, चर्चा लंबी हो रही है, फिर उसको विराम देंगे। जी हाँ वत्सल जी, आपने भी कहा कि मेरी बात में विरोधाभास है। एक्चुअली विरोधाभास नहीं है, और डॉक्टर साहब की बात के संदर्भ में हम कहेंगे कि कोई किसी का बी टीम नहीं है। यहाँ एक बात स्पष्ट कहूंगा, जैसे अभी केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम बनी हुई है और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सारे षड्यंत्र कर रही है। ये रोज का रोज करीब करीब वो आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन मैं यह कहूंगा कि सुविधा की राजनीति, जो राजनीतिक अवसरवादिता है, या होना भी चाहिए, सभी लोगों को अपने अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार काम करना चाहिए। आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसमें एक विधानसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों 0 पर आउट हुए थे। अपनी पूरी की पूरी वोट ट्रांसफर करा दिए थे उन्होंने ममता बनर्जी को, ताकि बीजेपी विलुप्त हो जाए। उनको लगने लगा था कि बीजेपी इस बार वहां की सत्ता में आ सकती है, क्योंकि बीजेपी का समा बंधा हुआ था। तो ये चीजें होती हैं। तो कोई किसी का बी टीम नहीं है। और बीजेपी फिर आगे चलकर पिछले लोकसभा चुनाव में उसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में अलायंस न हो पाए, ताकि दोनों एक दूसरे का वोट काटें और बीजेपी बीच का फायदा निकाले। तो इसको हम कह सकते हैं कि बीजेपी चाहती है कि हम इसको या उसको यूज करें, वो भी चाहते हैं कि हम इसको या उसको यूज कर लें। सब अपने अपने फेर में रहते हैं। तो इसमें कोई किसी का बी टीम नहीं है, कोई किसी का वरदान नहीं है, कोई किसी का ये नहीं है। सब अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे को यूज कर लेना चाहते हैं। ये राजनीतिक फितरत है जो अपना करते हैं। जी जी बिल्कुल सिंह साहब। और आपने तो अभी बी टीम की बात की, अरविंद केजरीवाल ने तो आज अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बयान के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने तो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पार्टनर बता दिया है। तो बात बी टीम से आगे बढ़ चुकी है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें राष्ट्रीय स्वरूप में या दिल्ली को लेकर कि किसे केजरीवाल के जीतने से या हारने से या मजबूत होने से फायदा होता है, तो इस के बारे में कोई संशय कम से कम हमें नहीं है। क्योंकि जितना केजरीवाल मजबूत होते हैं, कांग्रेस को धकेल के मजबूत होते हैं, तो उतना भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट करके बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम आपकी टिप्पणियों को शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली पर हम लगातार बात करते रहेंगे। सिंह साहब और डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, अपनी बातें रखी, बहुत आपका आभार, शुक्रिया, नमस्कार। सभी देखने वालों का भी सादर आभार, नमस्कार।